चाहूं जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूं जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। अद्भुत था वो मन जिसने समाज के हर एक समुदाय को दिल से छुआ। रंग धर्म जाति से मुक्त जिनका प्रेम मानवता का प्रार्थना गान बना। सहृदय शांति की साकार मूर्ति थी मदर टेरेसा, जिनका जन्म आज ही के दिन यानी 26 अगस्त 1910 में रिपब्लिक ऑफ मैसेडोनिया की राजधानी शोपजे में हुआ था। कैथोलिक परिवार में जन्मी मदर टेरेसा बचपन से ही स्थानीय चर्च में गहरी रुचि लेने लगी थीं और अक्सर ही परिवार के साथ प्रार्थना सभा के लिए जाया करती थी। उनका परिवार स्थानीय राजनीति में गहरी पैठ रखता था। वो दौर राजनैतिक गहमा गहमी का था, जहां अल्बानियन स्वतंत्रता के लिए आवाज उठ रही थी। उनके पिता अल्बानियन स्वतंत्रता के गहरे समर्थकों में से एक थे, लेकिन अचानक उनके पिता बीमार पड़ गए थे, जिसकी परिणति उनके देहांत के रूप में हुई। ऐसा माना गया कि राजनैतिक विरोध से उपजी नफरत ही मृत्यु के पीछे का मूल कारक थी। इस गहमा गहमी में 8 वर्ष की नन्ही सी मदर टेरेसा पिता के साथ से महरूम थी। इस दौरान वो माँ के काफी करीब आ गईं। दयालु माँ बेटी को परोपकार के लिए प्रेरित करती। हालांकि वो कहीं से संपन्न नहीं थे, फिर भी उनकी माँ शहर के तमाम निर्धन व कमजोर लोगों को रात के भोजन का खुला निमंत्रण देती। नन्ही मदर टेरेसा ये सब देखा करती। एक दफा उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि ये सब कौन है, तो उनकी माँ कहती कि कुछ तो हमारे रिश्तेदार हैं, लेकिन सभी हमारे अपने लोग हैं। बेटी माँ की हर शिक्षा को आत्मसात करती जाती। वो स्थानीय धार्मिक गायन समूह में शामिल हो गई और अनेकों अवसरों पर अकेले गाने का अवसर मिला। वो शहर की वार्षिक धर्म संगति का हिस्सा बनती, जो पहाड़ पर स्थित मैडोना ऑफ लेटनेस के पूजनीय स्थल की यात्रा पर जाया करता था। जब वो मात्र 12 वर्ष की थीं, ऐसे ही एक यात्रा के दौरान भीतर ही भीतर ईश्वर के प्रति गहरे अनुराग और आस्था से भर गई। नन बनने की अपनी इच्छा से वाकिफ मदर टेरेसा एक आयरिश नन कम्युनिटी के संपर्क में आई, जो मिशनरी उद्देश्य के तहत भारत यात्रा पर था। नन के शुरुआती प्रशिक्षण के बाद वो भारत आ गयी, जहां वो कोलकाता के सेंट मेरीज हाई स्कूल में सन 1931 से 1948 तक अध्यापिका रहीं। गरीबी, तकलीफ से जूझती जिंदगियों से सामना होने पर उनका हृदय वेदना से भर जाता था।
आखिरकार सन 1948 में शिक्षिका के पद से त्यागपत्र दिया और कोलकाता की झुग्गी बस्तियों के बीच रहने लगी। Because how can we love God whom we don't see? How can you say that you love God whom you don't see if you do not love your neighbor whom you see? Jesus said, I was hungry and you gave me to eat. Hungry not only for bread, hungry for love, for the word of God, for the tender concern of somebody. जहाँ खुले में गरीब बच्चों को पढ़ाती और जरूरतमंदों की तकलीफों को दूर करने का प्रयत्न करती। उनसे प्रेरित होकर अन्य लोग भी परोपकार के उस कार्य से जुड़ने लगे थे। 7 अक्टूबर 1950 का वो दिन जब होली सी ने मदर टेरेसा को मिशनरी ऑफ चैरिटी संस्थान की स्थापना की आज्ञा दे दी थी, जिसका प्रमुख कार्य बेसहारा लोगों की सेवा करना था। सन 1965 को छठे पोप पॉल द्वारा ये समुदाय अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक परिवार के रूप में मनोनीत हुआ। Jesus said, whatever you do to them least, you did it to me. I was sick and in prison and you visited me. I was sick. He said, no. I was hungry. I was naked. What we are doing, that's the beautiful part of our society, of our vocation. We have given the blessed sacrament and we have given the poor 24 hours. भारत रत्न मदर टेरेसा जी को मानवता की सेवा के लिए सन 1979 को शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 5 सितंबर 1997 को 87 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हो गया, लेकिन वो हमें शांति, प्रेम और विकास का सही मतलब बता गयी। हम आशा करते हैं कि उनका शिक्षाप्रद जीवन उन राहों को रोशन करेगा जो आज भी अंधेरे में हैं। हम सभी भौतिकी के महान वैज्ञानिक न्यूटन, एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे लोगों से भली भांति परिचित हैं। उनकी महान खोजें ब्रह्मांड के अनसुलझे सवालों का सामना करते हुए हमारी उत्पत्ति पतन की कहानी बयां करती हैं। आज विज्ञान की तमाम खोजें, विकास की तमाम अवधारणाएं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन्हीं के सिद्धांतों से प्रभावित हैं। आज हम आपको रूबरू करवाएंगे भौतिक वैज्ञानिक एडवर्ड विटन से, जिन्हें निर्विरोध एल्बर्ट आइंस्टाइन का उत्तराधिकारी माना गया है। आज विज्ञान में विकास के अनेकों आयामों को छूने के बाद संसार के तमाम वैज्ञानिक ब्रह्मांड को एक ही समीकरण में पिरो देना चाहते हैं, जिसे थ्योरी ऑफ एवरीथिंग कहा जाता है। सरल भाषा में समझें तो ब्रह्मांड में मौजूद फंडामेंटल फोर्सेस को एक ही फॉर्मूले से अभिव्यक्त करने का प्रयास है। लेकिन अचरज तो ये है कि तमाम क्लासिकल और क्वांटम थ्योरीज मिलकर भी ऐसा कोई समीकरण न बना पाईं। आखिरकार विज्ञान में एक नई शाखा का जन्म हुआ, जिसे हम आज स्ट्रिंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। String theory is an attempt to make sense about all the phenomena we see in nature in terms of one unified field theory. So 20th century physics basically understood reality, or as much as we know of reality, in terms of two big theories. It unites the quantum mechanics that describes the atoms and molecules with general relativity, which describes stars, planets, and galaxies. And of course we have to unite them somehow, because the stars, galaxies, and the planets are ultimately made out of atoms. So it wouldn't make sense to have one theory that only works for atoms, while another theory entirely would be used for stars and galaxies. They're all made out of the same stuff, so they have to be described by the same theory. निसंदेह एडवर्ड विटन ही इसके जनक हैं। इनका जन्म आज ही के दिन यानी 26 अगस्त सन 1951 में हुआ था। उनके पिता भी एक वैज्ञानिक थे। परिवार का वातावरण भी उसी के अनुकूल होना लाजमी था। पर चौंकाने वाली बात तो ये है कि एक वैज्ञानिक जिन्होंने ग्रेजुएशन की शिक्षा आर्ट स्ट्रीम से की थी और जिनके विभिन्न अखबारों में आलेख भी प्रकाशित होते थे, वो देश की राजनीति में भी गहरी रुचि रखते थे। बहरहाल हम कह सकते हैं कि एडवर्ड विटन बहुप्रतिभा संपन्न व्यक्ति हैं।
वो एक भौतिक वैज्ञानिक होने के बावजूद गणित में गहरी पकड़ रखते हैं। उनकी गहरी भौतिकी की समझ से गूढ़ गणितीय सिद्धांतों का जन्म हुआ है। I don't know, of course, about the future, but it's interesting to look back at the past because the trail started in the late 60s when the first glimmerings of string theory appeared in efforts that physicists were making to understand the strong interactions among protons and neutrons. So it's been a long trail of discovery since then, full of surprises. And in each decade we've learned that the way we understood the theory a decade before was very naive. Then physicists stumbled onto this new framework where there were a lot less theories that were possible. And they all involved gravity. So instead of general relativity being impossible in the standard framework, it was necessary in this new framework. वो पहले ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्हें सन 1990 को इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन द्वारा फील्ड मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। इनकी खोजों से पहले ब्रह्मांड के बारे में हमारी जो मान्यताएं थीं, वो 3 डायमेंशंस तक ही सीमित थी, जो आज बदल चुकी हैं। आज इसमें और भी कई आयाम जुड़ गए हैं, जो आज हमारी दुनिया के पैरेलल ही दूसरी दुनिया होने की संभावनाएं भी जताता है। क्यों? है ना साइंस फिक्शन जैसी बात। एडवर्ड विटन विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों जैसे स्ट्रिंग थ्योरी, क्वांटम ग्रेविटी और मैथमेटिकल फिजिक्स के नवीन क्षेत्रों में अपना शोध कार्य जारी रखे हुए हैं और आजकल एक प्राध्यापक के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम सभी उनके जन्मदिन पर उन्हें ढेरों बधाइयां देते हैं। मेरे लफ्ज आकाशीय तरंगों पर सवार मीलों की दूरी नापते, गुजरते हैं भीड़ों और लोगों के करीब से, जो रहते अनजान शब्दों में छिपी अभिव्यक्ति से, लेकिन सुनते हैं वो जो रहते हैं ट्यून्ड रेडियो सेट के माध्यम से, क्योंकि तभी पहुंचती है आपकी दोस्त बबीता जैन की आवाज आप तक। दोस्तों, आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जिनका संपूर्ण जीवन मीडिया उपकरणों के निर्माण और विकास में बीता। आज रेडियो और फिल्मों में बोलते, अभिनय करते चरित्रों की आवाज को आप तक पहुंचाने का श्रेय उनकी महत्वपूर्ण खोजों को ही जाता है। ली डिफॉरेस्ट एक अमेरिकन आविष्कारक, जिनका जन्म आज ही के दिन यानी 26 अगस्त सन 1873 को हुआ था। आज 180 से अधिक आविष्कार उनके नाम से पेटेंट हैं। सन 1906 का आविष्कार वैक्यूम ट्यूब कम्युनिकेशन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खोज मानी जाती है। अपनी इस खोज को उन्होंने ऑडियन का नाम दिया, जो एक डिटेक्टर एम्पलीफायर के अलावा रेडियो ट्रांसमीटर के रूप में इस्तेमाल में लाया गया। मनोरंजन और सूचना के महत्वपूर्ण माध्यम रेडियो का आगाज इस आविष्कार की बदौलत ही मुमकिन हो पाया था। I went to work for you as a young engineer in 1928. Together, you and I built the first television transmitter for simulcasting sight and sound. What inspiration you gave me, teaching me to search on that the answer could be found. You are a giant figure in our century. Your invention of the Audion tube opened the doors to the fabulous future world of radio, television, radar, and 100 other miracles. बचपन से ही आविष्कारक बनने के सपने संजोने वाले ली डिफॉरेस्ट के पिता कुछ और ही सोचते थे। वो चाहते थे कि उनका बेटा एक राजनीतिज्ञ बने, लेकिन नियति तो मानो पहले से ही निश्चित थी। अपने पिता को लिखे पत्र में वो कहते हैं, मैंने एक आविष्कारक बनने का निश्चय किया है, क्योंकि मेरे भीतर इस क्षेत्र में कार्य करने की असीमित क्षमताएं हैं। हतोत्साहित पिता आखिरकार बेटे के संकल्प से सहमत हुए। बेटे को येल साइंटिफिक स्कूल में प्रवेश दिलवाया, जहां उन्होंने फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के सिद्धांतों को जाना। सन 1889 में ग्रेजुएट होने के बाद कम्युनिकेशन के नवीन क्षेत्र वायरलेस टेलीग्राफ में काम करने लगे। उन्होंने वैज्ञानिक मार्कोनी के कोरर के तुलनात्मक रिस्पॉन्डर नामक एक बेहतर यंत्र का सृजन किया, जिसे बाद में बेहतर इस्तेमाल में लाया गया।
अब वो घर घर संगीत पहुंचाने के बारे में सोचने लगे थे। सन 1907 में रेडियो टेलीफोन ट्रांसमीटर उनकी इसी प्रेरणाप्रद सोच का परिणाम थी। They gave you the grand prize gold medal. That's The right. highest honor That's of the right. fair. And then in that same year, 1904, you thrilled the world again with history's first use of wireless in war. That's Yes. right. And you were one of the men that did it. You were the one that were, of the two that took the wireless telegraph to Hawaii. Yes. And put it on the yacht. सन 1920 से 1930 के दरमियान वो रिकॉर्ड करने की तकनीक को विकसित करने में लगे रहे। उन्होंने आवाज को फिल्म स्ट्रिप पर रिकॉर्ड करने की तकनीक में सुधार कर सिनेमा में उस क्रांतिकारी बदलाव को जन्म दिया जिससे फिल्मी चरित्रों को देखने के साथ साथ बोलते हुए सुना जा सकता था। आज भी अत्याधुनिक तकनीक विकसित होने के बावजूद उनके आविष्कार आज भी आवश्यक, उपयोगी और मौलिक हैं, जिनके बिना आज का मनोरंजन संसार मौजूदा स्वरूप तक कभी भी नहीं पहुंच पाता। 1 जुलाई 1961 को हार्ट अटैक के कारण वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनके आविष्कार एक स्मृति चिन्ह हैं, जो आज भी सृजनशीलता की कहानी बयां करते हैं। इस महान आविष्कारक को उनकी जयंती पर हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। Born to be remembered. Born to be remembered. आज ही वो दिन था जब सन 1891 को पंडित केवल राम ठाकुर और नन्ही देवी के घर एक बालक ने जन्म लिया था, जो बड़े होकर आचार्य चतुरसेन शास्त्री के नाम से पहचाने गए। हिंदी भाषा के मशहूर लेखक, जिन्होंने वैशाली की नगरवधू, सोमनाथ, सत्याग्रह और असहयोग, धर्मपुत्र आदि अनेकों रचनाओं का लेखन किया। कभी बचपन में चतुर्भुज नाम से पुकारे जाते थे। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के एक छोटे से गांव में पले बढ़े और कब आचार्य चतुरसेन शास्त्री हुए, इसकी भी अपनी कहानी है। एक रचनाकार के जीवन का सफर सीधा सरल कभी नहीं होता। वो एक संपन्न परिवार से थे, तो कम से कम किताबी ज्ञान अर्जित करने में मुश्किलें नहीं आई। प्रारंभिक शिक्षा गांव में पूरी करने के बाद जयपुर के संस्कृत कॉलेज में प्रवेश लिया और निकले भी तो एक शास्त्री बनकर। आगे चलकर आयुर्वेद विद्यापीठ से आयुर्वेद में डिग्री हासिल की और आचार्य हुए, तो अब जाकर आचार्य चतुरसेन शास्त्री कहलाए। पढ़ाई को भुनाने की मंशा से वो दिल्ली आए और अपनी एक आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी खोलकर फिजिशियन के तौर पर सेवाएं देने लगे, जो पटरी पर कभी न आ सकी। आखिरकार उन्हें ये कारोबार बंद करना पड़ा, लेकिन गुजर बसर करने के लिए कुछ तो करना ही था। इसीलिए एक अमीर व्यक्ति की चैरिटेबल डिस्पेंसरी में 25 रुपए मासिक तनख्वाह पर काम करने लगे। भाग्य ने करवट बदली तो लाहौर के कॉलेज में प्राध्यापक हुए, लेकिन वहाँ भी ठौर न था। कॉलेज में उनका अपमान हुआ, अतः नौकरी से इस्तीफा देना ही उचित समझा और फिर अजमेर आकर ससुर जी की डिस्पेंसरी में उनकी सहायता करने लगे। कहीं भीतर बैठा रचनाकार अब जाग चुका था। डिस्पेंसरी में काम करने के साथ वो लेखन भी करते और जल्दी ही एक कहानीकार के रूप में पहचाने जाने लगे। सन 1921 को प्रकाश में आई सत्याग्रह और असहयोग उनकी एक बहुचर्चित रचना है। ये किताब उस दौर की मशहूर शख्सियत महात्मा गांधी के सिद्धांतों से वाद प्रतिवाद करती हुई चलती है। अब लोग उनको उनकी रचनाओं की वजह से पहचानने लगे थे। उसके बाद तो उन्होंने कई उपन्यास, कहानियाँ और आयुर्वेद पर किताबें लिख डाली। लगभग 72 किताबें, जिनमें 8 ऐतिहासिक साक्ष्यों पर आधारित उपन्यास, 10 नाटक, अन्य विधाओं में रचनाओं के साथ साथ 250 लघु कहानियों के रचनाकार आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी का 2 फरवरी 1960 को देहांत हो गया। वैशाली की नगरवधू उनकी एक ऐसी रचना है जिसमें 6वीं शताब्दी के भारत का राजनैतिक और सामाजिक परिवेश जीवंत हो उठता है। प्राचीन भारतीय जीवन से अवगत कराती उनकी किताबें इतिहास और दर्शन का तथ्यानुरूप विवरण हैं। हिंदू धर्म के सकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश डालती उनकी रचनाएं इस्लाम से पहले के भारत से भी साक्षात्कार करवाती हैं।
आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी को उनकी जयंती पर हमारी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। Born to be remembered. Born to be remembered. बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड का आज का ये सफर अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो अब बबीता जैन को दीजिए यहीं पर इजाजत। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको, मुट्ठी में मेरी है आसमां। Born to be remembered. इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह।